दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन भाषण में 2023 में 9 प्रदेशों में चुनाव के लिए जोरदार तैयारी करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक किया रोड शो। अग्निवीरों के पहले बैच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अग्निपथ को बताया परिवर्तनकारी नीति। संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। जोशीमठ भू धसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर कर रहा है सुनवाई। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी अतिरिक्त मांगें हाईकोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। G20 प्रेसिडेंसी के तहत आज से 2 दिन तक अहम बैठकों का दौर। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप तय करेगा दुनिया के बुनियादी ढांचे का रोड मैप। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में देश विदेश से आए विषय विशेषज्ञ शामिल। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर 2022 में गिरकर 4.95%। खाद्य वस्तुओं, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी के चलते दर्ज की गई गिरावट। और स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आज से वैश्विक आर्थिक मंच की सालाना बैठक। वैश्विक नेताओं के सबसे बड़े जमावड़े में भारत समेत हजारों प्रतिनिधि विभाजित दुनिया में सहयोग के विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कार्यकारिणी के सभागार स्थल पर प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय गीत और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की ये बैठक आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की धारा को बरकरार रखने के विभिन्न आयामों पर अहम चर्चा कर रही है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2023 भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस साल 9 राज्यों के चुनाव लड़ने और जीतने हैं। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीतना है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। रविशंकर प्रसाद ने आगे बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर के 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए थे जहां भाजपा कमजोर थी और जहां हमें पहुंचना था, लेकिन हम 1,30,000 बूथों तक पहुंचे और पार्टी की नीतियों का प्रसार किया। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले दिल्ली में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्य सूची को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। पात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अग्रिम चर्चा की गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक इको फ्रेंडली थी। यहां नेम प्लेट जूट के बने हुए थे, तो वहीं भोजन में बाजरे की रोटी सहित अन्य मोटा अनाज परोसे गए थे। दो विषय ध्यान देने योग्य है इस बैठक में। यह एक इको फ्रेंडली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी, जिसमें कहीं भी प्रयास करके सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो नेम प्लेट इत्यादि भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी जूट का बना हुआ है, यह भी इको फ्रेंडली तरीके से निर्मित है। ठीक उसी प्रकार जो भोजन इत्यादि भी इस बैठक में सर्व किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को ध्यान में रखते हुए मिलेट से बने हुए आइटम्स यहाँ सर्व किए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो हम कहते हैं वो हमें कार्यान्वित भी करनी है। वह हमने कार्यान्वित भी किया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। रास्ते में लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का दिल्ली में रोड शो, संसद मार्ग पर उमड़ा जन सैलाब। दिल्ली का पटेल चौक, संसद मार्ग, जय सिंह मार्ग, सभी जगह भगवा ही भगवा। लोगों के हाथों में तिरंगा और भाजपा के झंडे। उत्सव जैसा माहौल, हर तरफ मोदी मोदी की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाते लोग। एक पल लगा जैसे फूलों की बारिश हो रही है। पटेल चौक से प्रधानमंत्री का काफिला भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिरकत करने के लिए जय सिंह मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के लिए निकला। रास्ते में लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर कई मंचों पर भारतीय संस्कृति की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार, साथ में ढोल नगाड़े भी। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पूरा माहौल जश्न में डूबा हुआ। प्रधानमंत्री भी इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते रहे। तकरीबन 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। कार्यकारिणी के सभागार स्थल पर प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय गीत और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की धारा को बरकरार रखने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। शैलेंद्र मिश्र, रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निवीरों के पहले बैच के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत की गई है। इस संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को मालूम है, सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत देश में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग अलग अलग केंद्रों पर चल रही है। टीकाकरण में भारत की प्रगति पर आधारित पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। पुस्तक में टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। ये पुस्तक देश की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करती है। पुस्तक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जब अन्य देश वैक्सीन को लेकर झिझक रहे थे, तो भारत ने सार्वजनिक भागीदारी के साथ
एक अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा में कोविड प्रबंधन मॉडल स्थापित किया है। वहीं पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ से अधिक टीके की खुराक का आंकड़ा पूरा होना इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीष चंदोरकर द्वारा प्रकाशित ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक भेंट की गई। पीएम मोदी ने किताब के विषय में ट्वीट करते हुए कहा है कि आपकी पुस्तक की एक प्रति पाकर प्रसन्नता हुई, जिसमें आपने टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन किया है। पुस्तक में टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। वहीं किताब के लेखक ने ट्वीट करके कहा है कि माननीय पीएम से मुलाकात करना सम्मान की बात थी और उन्हें ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी की एक प्रति भेंट की। उन्होंने भारत की कोविड टीकाकरण यात्रा पर किए जा रहे दस्तावेजीकरण और शोध पर संतोष व्यक्त किया। पुस्तक के सहलेखक सूरज सुधीर हैं। पुस्तक का विमोचन जनवरी 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की दूसरी वर्षगांठ के बाद हुआ है। इस पुस्तक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की कहानी बताई गई है। वैक्सीन की रेस में भारत की तैयारी से लेकर इसे बनाने तक की पूरी कहानी को पुस्तक में बताया गया है। भारत ने जन भागीदारी से एक अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा में एक कोविड प्रबंधन मॉडल स्थापित किया है। इस किताब को रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के छात्रों में काफी उत्साह है। कुछ दिव्यांग पीएम मोदी की इस पहल को सराहते हुए इससे मिली प्रेरणा को साझा कर रहे हैं। वहीं कई अध्यापक भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को अहम बताकर इसकी सराहना कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी का संबोधन सुनकर उनको तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। ने किया था उसको सुन के मुझे हौसला मिला और मैंने स्नातक तक की पढ़ाई को पास कर लिया है और इन सब को सुनकर आगे पढ़ने का जो हौसला मिल रहा है उसको देखकर आवाजाही हो रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री बार बार हों हमारे देश के। मैंने बीएड किया है और इस समय मैं स्कूल में कार्यरत हूँ और मोदी जी का जो कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा है काफ़ी सराहनीय है। हमें उससे काफ़ी प्रेरणा मिली है और हम शिक्षा के क्षेत्र में उससे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज के छात्र भी उत्साहित हैं। कार्यक्रम के पिछले अंकों का हिस्सा बनने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ। 2020 में परीक्षा पे चर्चा में भगवतपुर ब्लॉक के पूरा मुफ्ती के रहने वाले नीरज गुप्ता को शामिल होने का मौका मिला था। नीरज का कहना है कि उन्हें पीएम मोदी के संबोधन से बहुत कुछ सीखने को मिला। नीरज ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम से परीक्षा को अलग नज़र से देखने की प्रेरणा मिली। नीरज के माता पिता का कहना है कि इस कार्यक्रम में शरीक होकर नीरज को बहुत फायदा हुआ। वहाँ का एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत कुछ वहाँ पे सीखा। मैंने सीखा कि एग्ज़ाम्स कैसे हमें देने चाहिए। एग्ज़ाम्स हमें एक फेस्टिवल की तरह उसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि एग्ज़ाम्स में मतलब हमें डरना नहीं चाहिए एग्ज़ाम्स देने से। एग्ज़ाम्स हमारी बस करंट प्रिपरेशन जो होती है उसे चेक करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें रिलैक्स होना चाहिए, हमें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। हम जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे हमारा पेपर जो है, हमारा एग्ज़ाम जो है वो उतना बेहतर जाएगा, उतना और अच्छा जाएगा। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को जाने के बाद उनमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आत्मविश्वास इसके अंदर बहुत आ गया है। पहले जैसे कि लगता है कि डर लगता है कि एग्ज़ाम्स को लेके बच्चों में जो डर चीज़ें होती हैं वो अब इनके अंदर नहीं दिखती हैं। वहाँ से आने के बाद ये है कि इनमें काफ़ी जो है तो प्रेरणा मिली इनको और अच्छा कर रहे हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बच्चों के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है।
ये कार्यक्रम दिव्यांग छात्रों को भी बहुत सहायता दे रहा है। पिछले कार्यक्रमों में पीएम द्वारा दिए गए टिप्स इन छात्रों के बहुत काम आए। बरेली इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्र ओह ठीक से बोल और सुन नहीं पाते, उन्हें भी इस कार्यक्रम की सहायता से अपनी परीक्षा में मदद मिली। ऐसी ही सहायता दिव्यांग छात्र पवन को भी मिली। मैंने प्रधान पत्रिका कार्यक्रम परीक्षा में चर्चा चुना तब मैं कक्षा 4 में था। मुझे उससे प्रेरणा मिली। अपनी पढ़ाई में एप्री किया और कक्षा 4 में मेरी 81% आए नंबर। सभी बच्चों को ये प्रेरणा देखना चाहिए। परीक्षा के बारे में बताते हैं, बोर्ड परीक्षा में, और मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग देखें। उसके टिप्स जो मिलती हैं वो पेपरों में अच्छी लगती है। उसमें बताते हैं एक चीज़ बोर्ड की परीक्षा के बारे में। लक्षद्वीप के कुमेल ब्रदर्स चैलेंज क्लब के सदस्यों ने कहा कि वो काला पानी के छोटे से द्वीप में लोक कला और शिल्प क्षेत्रों, दान और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देकर खुश हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र किया था। കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കൊച്ചുതുരുത്തായ കൽപ്പേനി ദ്വീപിൽ കുമേൽ ബ്രദേഴ്സ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടാതെ നാടൻ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന പ്രോഗ്രാത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു। വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देने के लिए संगे शेरपा जी को याद किया और उनके प्रयासों की भूरी भूरी शब्दों में प्रशंसा की। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी पिछले 14 साल से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। मैं छांगू पोखरी संरक्षण समिति का कार्यालय सचिव हूँ। छांगू लेक एक पर्यटक स्थल है। लेक को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए 2008 में सिक्किम सरकार के तत्वाधान में पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर में पोखरी संरक्षण समिति का गठन हुआ है। इस समिति में हमारे 3 गांवों के लगभग 265 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। आज मन की बात पर हमारे बोलने के अवसर मिला, जिसके लिए मैं हमारे समिति की ओर से और हमारे सिक्किम वासी की तरफ से हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Lamon pe Spartaldan pe gel kapi Son dososo jani serce na socias peski talbi Rikshum chos luxoso inna gagar yulir gyutin Garga Capucento Spartaldan perewai Ladawi mascuni Mina solvamos lami Yagara me galdar Tus gyums dan polusi Richardo Funchadar Tundes Beji Kyuri Kyagara Megaldar Tus Gyuns Dan Polusi Richardo Funchadar Tundes Beji Kyuri
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर में 560 अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये अग्निवीर 31 सप्ताह तक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरेंगे, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। पेश है झारखंड के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर से हमारी ये खास रिपोर्ट। मातृभूमि की रक्षा के लिए झारखंड के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर में 560 अग्निवीरों को 31 सप्ताह तक कड़े ट्रेनिंग से गुजरना है, ताकि वो विभिन्न युद्ध कौशल में पारंगत होकर सरहदों की हिफाजत कर सके। इन अग्निवीरों को यहां टायर पुलिंग, टायर रोप पुलिंग, चैनअप, पीटी, मल्टी पुशअप समेत अन्य युद्ध कौशल के गुर के साथ तकनीकी शिक्षा से भी अवगत कराया जा रहा है, ताकि वो हर चुनौती का मुकाबला कर सके। 560 अग्निवीर आए हैं पहले बैच में। अगले बैच में तकरीबन 360 और आएंगे, जो कि जो ट्रेनिंग है इनकी 31 वीक्स की यहाँ पर होगी। अग्निवीरों को हथियार से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत पाल सिंह ने बताया कि वेपन ट्रेनिंग इस प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। अग्निवीरों को एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनके हैंडलिंग और फायरिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते हैं, और इसके बाद में वो रियलिस्टिक फायरिंग के नज़रिए से वो वेपन सिमुलेटर्स के ऊपर में जाते हैं, जहां पे वो डे और नाइट दोनों हालात के अंदर में सिमुलेटर के ऊपर में फायरिंग कंडक्ट करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजाब लुधियाना के अग्निवीर गुरमीत सिंह ने बताया कि उनके पिता भी आर्मी में थे और अब वो भी इंडियन आर्मी में चयनित होकर फक्र महसूस कर रहे हैं। मैं अपने को ये खुशनसीब भी समझूंगा कि मुझे सिख सेंटर में आने का मौका मिला। ये वो रेजिमेंट है जिसके महान योद्धाओं ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान को निछावर कर दिया। देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा हर नागरिक का परम कर्तव्य है, लेकिन यह मौका सभी को नहीं मिलता। अग्निपथ योजना ने इसकी चाहत रखने वालों के लिए अवसर के नए द्वार खोल दिए हैं, जहां से प्रवेश करने के बाद मातृभूमि की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाने का मौका भी है और करियर बनाने का अवसर भी है। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण आज पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। 16 से 20 जनवरी तक 5 दिनों तक अभ्यास किया जाएगा। दोनों ही नौसेनाएं इस दौरान अपनी सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 18 से 20 जनवरी के बीच होगी। इस बैठक के दौरान भारत दुनिया को महामारी से निपटने के गुर भी सिखाएगा। यही नहीं, भारत बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में भविष्य में होने वाली महामारी से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मार्ग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। मार्ग प्लेटफॉर्म समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 इन पुरस्कारों का तीसरा संस्करण है। इस संस्करण में कुल 17 श्रेणियों में न केवल वित्तीय लाभ बल्कि समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए असाधारण क्षमता दर्शाने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ स्टार्टअप चैंपियन के लिए ज्यूरी की भूमिका निभाने वाले सदस्य भी उपस्थित रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी, साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में डेटाबेस तैयार करने पर भी जोर दिया। We need to have a good startup database. Maybe that database needs to have good keywords. Ideally, just a one-pager on the startup with contact details so that people can actually use keywords, get to the kind of startups that they want. It will help us in government procurement, for example. If I have to procure a particular thing, why should I also not look at startup ecosystem or database and quickly try and locate some of you who could help me in the service that I want.
मौसम विभाग ने राजस्थान और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि ने कहा, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली में अति तीव्र शीतलहर जारी है। उन्होंने कहा कि 23 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना है। राजस्थान का भी चूरू जो है -2.5 जो लोएस्ट है देश में, कल भी -2.5 था, लेकिन राजस्थान में कुछ स्टेशन जो है बढ़ा है, जो थोड़ा रिकवर हो रहा है, जो तापमान है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बाकी जो पंजाब, हरियाणा जैसे मैंने बताया, एंड जो दिल्ली और राजस्थान, इसी में कोल्ड वेव है मेनली जो राजस्थान और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा जैसे नौरनौल, हिसार और दिल्ली, इसी में कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है। वहीं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 18 जनवरी से तापमान में वृद्धि होने लगेगी। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2WD बैक टू बैक है जो आ रहा है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्विक सक्सेशन, मतलब एक मूव होते होते अनदर आता है। एक आएगा जो हमारा पश्चिम हिमालयन का जो इलाका है 18 तारीख नाइट को आएगा, और दूसरा आएगा 20 को। सो इनका इम्पैक्ट पहले का जो है ज़्यादा नहीं है प्लेन्स में, लेकिन दूसरा जो 20 को आ रहा है उसके वजह से जो 22 नाइट या 23 को मेनली रेन होगा हमारा जो प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा, 23 को दिल्ली में भी हो सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।